जितना बड़ा स्टार उतना बड़ा स्कैंडल। और आज जिक्र है सदी के महानायक बिग बी का। अजब दास्तान है पर्दे के एंग्री यंग मैन के इश्क की। जहां तकरार हुआ वहां हुई मोहब्बत, और जहां दिल लगाया वहां मिलन न हो पाया। लेकिन दोनों ही हाल में स्कैंडल ने पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन इसके साथ ही एक सनसनीखेज स्कैंडल भी कि कौन थी वो जो लगा रही थी सदी के महानायक पर कत्ल की साजिश का इल्जाम। लेकिन इससे पहले जिक्र रुपहले पर्दे के शहंशाह के तेवरों। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। सीने में गुस्सा, निगाहों में अंगारे और अल्फाज में शोले। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। रुपहले पर्दे का एंग्री यंग मैन। इसकी जिंदगी में इश्क की गुंजाइश नहीं थी। हाँ, जाके तलवा चाट ले उनका। जा जा, मेरी फिक्र मत कर। जा, निकल जा घर से। मैं तो अपनी जान दे दूंगी। हाँ तो जाओ, जान दे दो। यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो भागो। मैं वो आजाद पंछी हूँ जो एक डाल पर कभी नहीं बैठना। मेरा कोई ठिकाना नहीं। मैं उन लोगों में से हूं जिनके दिल में न प्रेम होता है, न प्यार, न मोहब्बत। मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ। पर्दे पर अमिताभ के इश्क पर हावी थीं जमाने की तलखियां। जमाने के बाजार में ये बसे है कि जिसकी किसी को जरूरत नहीं। लेकिन रुपहले पर्दे का ये अफसाना जिंदगी की हकीकत में कुछ अलग ही दास्तान कहता था। उस दौर की तमाम हीरोइनें दीवानी थीं अमिताभ के इन तेज तर्रार तेवरों के। किसी को बोलना मत, मैंने भी बहुत सी लड़कियों को ऐसे ही पटाया। सेक्सी। और अमिताभ भी डूब कर इश्क करना खूब जानते थे। दरवाजा खोलने तो तोड़ दूंगा मैं। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी। तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम? कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम? दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें। दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें, लोगों को बता दें। हाँ, हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। इश्क की ये शिद्दत, मोहब्बत की ये तड़प, जज्बात की आंधी में जमाने को बहा ले जाता महानायक, जिसकी निजी जिंदगी अफसानों की किसी किताब जैसी, जिसका हर पन्ना एक नई कहानी कहता है, जिसके हर पन्ने में हसीनाओं के किस्से छपे हैं। शराब, शबाब और ये बेमिसाल अदाकारी। ये सीन फिल्मी है, लेकिन असल जिंदगी के अफसाने इससे कुछ खास जुदा भी नहीं। इश्क की न जाने कितनी ही दास्तानें महानायक के भारी भरकम किरदार के नीचे हैं, कुछ जो छुपाए न छुपे। जेसिका हाइंस की किताब बिग बी में 1973 में स्टार डस्ट के एक इश्यू के हवाले से जिक्र है। एक्टिंग के दिनों से पहले अमिताभ कोलकाता में एक शीला जोन्स नाम की मॉडल को डेट किया करते थे। अमिताभ ये भी कहते हैं कि वो अपनी डेट कभी प्लान नहीं करते थे, बस जानने वाली किसी भी लड़की को फोन कर देते थे। कुछ इसी अंदाज में उन्होंने मुमताज को भी डेट किया था। ये कहा जाता है ऐसा ना, और रही भी होंगी, मतलब ऐसा, और इसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखती। मतलब अगर रही हैं तो शीला जोन्स रही हो या जीनत अमान खुद रही हो। इसीलिए पर्दे पर जब भी अमिताभ ने रोमांस किया तो एंग्री यंग मैन का अक्स भी दूर दूर तक नजर नहीं आया उनके रोमांटिक किरदार में। मेरे मन को किया तूने क्या इशारा,
बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। क्या चाहती हैं आप? मेरे जाने से क्या होता है? अमिताभ के इश्क में अहम का टकराव था तो स्कैंडल की दास्तानें भी। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ? अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है, और प्यार मेरी किस्मत बन चुका है। इश्क के स्कैंडल में एक रिश्ता ऐसा भी बना जिसमें अमिताभ के लिए तड़पने वाली ने उन्हें इंटरनेशनल गैंगस्टर तक पुकार डाला। इसको खलास करने का है। एक लंबू है, उसको खलास कर देने का है। क्या रे? हिंदी सिनेमा की उस महिला किरदार से हम आपको जरूर मिलवाएंगे, जरूर अमिताभ से जुड़ी इश्क की उस दास्तान को सुनवाएंगे जहां अमिताभ के रसूख के तार इल्जाम लगाने वाली ने बड़ी बड़ी इंटरनेशनल एजेंसियों से जोड़ दिए। लेकिन उसके पहले हम आपको दास्तान सुनाते चलें अमिताभ और जया के इश्क की। ये बताते चलें कि आखिर अमिताभ में ऐसी कौन सी खूबी थी जो लुभा गई जया भादुड़ी को। महकेगा सारा गुलशन हमारा, दिल का सहारा, बाहें तेरी खुशी से हरी भरी होगी, ये दुनिया तेरी मेरी होगी, एक फूल खिलेगा बगियों में। जी हाँ, ये सवाल तो अभी बना हुआ है कि कौन थी वो जो लगा रही थी अमिताभ पर कत्ल की साजिश का इल्जाम। लेकिन पहले क्यों ना ये जानते चले कि एक तकरार कैसे बदली प्यार में, और क्यों सदी के महानायक असल जिंदगी में भी इश्क को लेकर गुमसुम थे। तमाम जमाने की कड़वाहटों को सीने से लगाए पर्दे पर अमिताभ के इश्क का अंदाज औरों से जुदा था। सच तो यह है कि जिंदगी की जिन तलखियों को अमिताभ बच्चन पर्दे पर जी रहे थे, उनकी असल जिंदगी में भी दुश्वारियां कुछ उसी तरह की थी। अबे वो अंधे गाड़ी के नीचे आ जाता तो, अरे छोड़ यार, ये तो पियला पियला। अजीब बेवकूफ है, मरना है तो कहीं और जाके मर, हमें क्यों फंसाता है? चलो ड्राइवर। फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जमाना नजरअंदाज कर रहा था। कोई किसी को चाहिए। उन हालात में जया की मुलाकात अमिताभ से हुई, और ये मुलाकात हुई थी फिल्म एक नजर की शूटिंग के दौरान, जिसमें जया और अमिताभ एक साथ थे। तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग, जिसका जिक्र जेसिका हाइंस की किताब में जया कुछ इस तरह से करती हैं। पत्ता बूटा बूटा। हम लोगों का पहले ही दिन झगड़ा हो गया था, वो भी बेहद बेवकूफी भरी बात पर। मैं अपने साथ हमेशा डिबिया में इलायची रखती हूँ। मैं सेट पर सबको इलायची दे रही थी। मैंने अमिताभ की तरफ इलायची बढ़ाई, लेकिन उसने पहले डिबिया को देखा, फिर मुझे, और मुंह फेर कर चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा कि आखिर ये अपने आप को समझता क्या है। कुछ घंटों बाद मैंने सब कुछ भूलकर दोबारा अमिताभ से बात करनी चाही तो उसने मुझे झिड़क दिया। मैंने वजह जाननी चाही तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया। जया जी ने सबसे पहले उनको पूना इंस्टीट्यूट में देखा, अमित जी ने उनको सबसे पहले गुड्डी के सेट पर देखा। लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं, लेकिन कुछ अजीब सा उनको लगा था कि इस लड़के में कुछ खास अलग सी बात है। वो अलग सी बात बम्बई आने के बाद से और भी बढ़ी, और जया जी उनको लंबू संबोधित करती थी उस जमाने में। अमिताभ जया की जो नजरें फिल्म एक नजर में टकराई तकरार के अंदाज में, वही नजरें फिल्म जंजीर तक आते आते एक दूसरे से चार होने लगी। तन्हा, खामोश, गुमसुम। जंजीर में पर्दे का किरदार अमिताभ को असल जिंदगी में भी जकड़े हुए था, लेकिन जया ने आखिरकार अमिताभ की खामोशी को तोड़ते हुए उनके साथ अपना दिल जोड़ ही लिया।
देखना तुम्हारा घर मैं कैसे संभालती हूँ। भाभी ने मुझे सब कुछ सिखा दिया है, कैसे कम से कम पैसे में घर चलाया जाता है, कैसे सजाया जाता है। जया आगे कहती हैं, हम लोग ज्यादातर वक्त शूटिंग के दौरान एक साथ गुजारते थे। अमिताभ एक आसान बॉयफ्रेंड नहीं थे। बेहद संवेदनशील और अपने में गुम रहने वाले थे अमिताभ। हमेशा ये आंकते रहते थे कि अगर वो ऐसा करती है तो वो मेरे जैसी, और अगर वो वैसा करती है तो वो मुझसे अलग है। लेकिन मैंने शायद हमेशा वैसा ही किया जैसा अमिताभ सोचते थे। तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया। विचारों का यही तालमेल मेल जोल का जरिया बना और मेल जोल तब्दील हो गई मोहब्बत में। रे आए हाय तेरी बिंदिया रे। और इस मोहब्बत को मंजिल मिली जब अमिताभ जया ने शादी कर ली 1973 में 3 जून को। इस शादी के पीछे की दास्तान भी बेहद दिलचस्प है। जंजीर फिल्म हिट होने के बाद यूनिट के सब लोगों ने तय किया कि लंदन घूमने जाएं। जब ये बात अमिताभ ने पिता हरिवंश राय बच्चन को बताई तो उनका सीधा सवाल था, क्या वो जा रही है? हरिवंश राय बच्चन का इशारा जया की तरफ था, क्योंकि वो जानते थे कि अमिताभ जया को डेट कर रहे हैं। और इसके बाद हरिवंश राय बच्चन की साफ हिदायत थी कि दोनों को जाना है तो शादी करके जाओ। इस पूरे वाकये को जया कुछ इस अंदाज में बताती हैं। We all decided, a group of friends, that if Zanjeer did well, we'd go on a holiday to London. Okay. And it did well, but Amit ji's parents said you can't go on a holiday with a girl without being married to her. Yeah, I mean, of course, he told his parents that this is the girl I want to marry. So he said, so what's the big deal? We'll get married. He spoke to my parents. My parents were like, okay. और इस तरह अमिताभ जया एक दूसरे के हो गए। लेकिन इसके पहले कि हम आपको ये बताएं कि किसने लगाया अमिताभ पर कत्ल की साजिश का इल्जाम, आपको सुनाते चले वो दास्तान रिश्तों के स्कैंडल की जिसने अमिताभ के रिश्तों में अलगाव तक की नौबत पैदा कर दी थी। तो अमिताभ बन गए जया के हमसफर और हमराज। लेकिन जया के इस हमराज ने बुनना शुरू कर दिया एक ऐसा राज जो जया से बहुत दिनों तक छुपा रहा, और उस राज में छुपे थे बहुत से स्कैंडल। पहली बार देखा ऐसा जलवा, ओ ऐसा जलवा, ये लड़की है या शोला। ये सिलसिला है दो अनजाने का, ये सिलसिला है इश्क का। थोड़े ब्याह ते कुड़ी आई सी, गुलाबी रंग दी सलवार ते गुलाबी दुपट्टा, सारियां तो सोहनी, तेरे तो घट। कौन? चांदनी? चांदनी। ये सिलसिला है मोहब्बत की ऐसी दास्तान का जिससे जमाना वाकिफ तो था, लेकिन जिसके निशान कहीं नहीं देखे जा सकते थे। साथ चलते तेरी बाहों में जानम मेरे जिस्म जहां पिघलते। अमिताभ रेखा के इश्क की शिद्दत को पर्दे पर तो महसूस किया जा सकता था, लेकिन पर्दे के पीछे इश्क का जो तूफान था उसे परत दर परत खामोशियों की ओट में रखा जा रहा था, ताकि कोई चर्चा न हो सके और न ही इश्क स्कैंडल में ढल सके। वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। लेकिन कहते हैं इश्क छुपाए नहीं छुपता, और आखिरकार रुपहले पर्दे पर बुना जाने वाला इश्क का फसाना होठों पर आ ही गया जब रेखा ने 1984 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में अमिताभ के इनकार में इश्क के इकरार के छुपे होने की बात कह दी। रेखा ने कहा,
अगर उन्होंने लोगों के सामने मुझसे प्यार होने से इनकार किया तो मुझे कोई फिक्र नहीं, क्योंकि उन्हें अपने परिवार और अपने बच्चों की फिक्र है और ये बड़ी अच्छी बात है। लोग क्या सोच रहे हैं इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ और वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें, लोगों को बता दें, हाँ हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। और एक दिन शूटिंग के दौरान बिग बी रेखा के लिए कुछ ऐसा कर गए जिसने जमाने के सामने खोल के रख दी इश्क की वो दास्तान जिस पर खामोशी की पर्देदारी थी, और रेखा कह गई किसी से अपने दिल की बात। उन्नीस 1976 में पहली बार फिल्म दो अनजाने से रेखा और अमिताभ एक दूसरे के सामने आए और पहली ही बार में दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो गए। सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? शादी करना तो क्या बुरी बात है। शादी किससे? हमारा नहीं सही है यार। बदल रहा है भाग का लेखा। कौन है वो? रेखा। लेकिन ये इश्क आसान न था। अमिताभ शादीशुदा थे, रेखा तमाम जमाने के धोखों और रिश्ते के फरेब से बोझिल थी। लेकिन इश्क पर जोर कहां। शादीशुदा अमिताभ और रेखा के इश्क का सिलसिला चोरी छिपे शुरू हो चुका था। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी अगर मिया तो फासले हुए। यहीं से दोनों की कहानी एक नई शक्ल लेने लगी। स्टारडस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ और रेखा एक दूसरे के बेहद करीब आते जा रहे थे। फिल्म सेट्स के अलावा दोनों ने रेखा के समंदर के किनारे बने बंगले पर एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। मोहब्बत को मारोता है, हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं। अब दवा दे हमें या तुझे दे जहर, तेरी महफिल में ये दिल चले आए हैं। धीरे धीरे रिश्तों पर बड़ा पर्दा हटने लगा। जो बात दिलों में थी वो आंखों में नजर आने लगी। मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान पब्लिक के सामने अक्सर शांत गंभीर रहने वाले अमिताभ ने एक फैन पर हाथ चला दिया क्योंकि वो रेखा के ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद दोनों के रिश्ते लोगों की नजरों में कुछ ज्यादा ही चढ़ने लगे। कमाल तो तब हो गया जब 1980 में ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा पहुंची। गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदिया, सुहागन होने की गवाही देता मांग पे सिंदूर। जिसने भी रेखा को देखा हैरान रह गया। सबकी नजरें रेखा के सिंदूर पर थी। जहन में थे अमिताभ बच्चन और जुबान पर था एक नया स्कैंडल। क्योंकि इस दास्तान में जुड़ने वाला था एक तीसरा शख्स जो नहीं चाहता था कि रेखा अमिताभ का इश्क परवान चढ़े। अमिताभ और रेखा ये दो अनजाने करीब हो गए एक दूसरे के जब शुरू हुआ इश्क का सिलसिला। और फिल्म सिलसिला के साथ जया बच्चन भी अनजानी नहीं रही अमिताभ रेखा के रिश्तों की, जिसका जिक्र सिलसिला के डायरेक्टर यश चोपड़ा ने भी किया। तो क्या हुआ जब रेखा और जया आए एक दूसरे के सामने। सोने की थारी में, सोने की थारी में जो ना परोसा, और खाए गोरी का यार बलम तर से रंग भर से। मोहब्बत का यह सिलसिला लेने लगा था शक्ल एक स्कैंडल की। रिश्तों का यह जश्न सराबोर होने लगा था शक
बेवफाई और धोखे के रंग में। क्योंकि जो दिल में बसा था उसे जिंदगी में लाने की कोशिश हो रही थी, और जो जिंदगी में था उससे रिश्तों की डोर तोड़ने का इरादा बनाया जा रहा था। मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी। तन्हाई की सिलसिला की फिल्मी कहानी में पत्नी और प्रेमिका के बीच जज्बात से उलझते अमिताभ थे, तो प्रेमी और उसकी पत्नी के साथ रिश्तों की डोर पकड़े हुए रेखा थी, और इन दोनों के बीच थी पिसती हुई जया बच्चन। चांदनी को आप शादी के पहले से जानते थे? क्यों? वैसे ही फंक्शन पर आने से आपने मुझे रोक दिया था। हाँ, मैं चांदनी को शादी से पहले भी मिला। कहानी फिल्मी थी लेकिन सच्ची लग रही थी, क्योंकि असल जिंदगी में रेखा और अमिताभ की मोहब्बत की दास्तान अब एक राज नहीं रह गई। बातें सोचोगी तो खुद भी परेशान होगी, मुझे भी परेशान करो। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलती, खामोश हो जाती। इस बात की खबर जया को ही नहीं, सिलसिला फिल्म के डायरेक्टर यश चोपड़ा को भी खूब थी। यार देखो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरी पिक्चर में काम कर रहे दोस्ती में, तुम दोनों को रोल पसंद है। मैं तो बेईमानी नहीं करूंगा ना किसी साथ। रोल तुम्हारे पास, स्क्रिप्ट तुम्हारे पास है यार, मेरे साइड में कोई गड़बड़ी मत करना यार। लेकिन जया को यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि कोई उनसे उनके अमित को छीन कर ले जाए। जिस वक्त रेखा अमिताभ का इश्क जोरों पर था, उसी दौरान शादीशुदा धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी रचा ली। रेखा को एक बार लगा कि शायद उनकी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो जाए, लेकिन इससे पहले जया ने रेखा को डिनर पर बुलाया, और जया ने डिनर के दौरान ऐसा क्या कह दिया कि रेखा के तमाम मंसूबों पर पानी फिर गया। जया ने फैसला किया कि रेखा से सीधे सीधे बात करनी चाहिए, और इस इरादे से जया ने रेखा को घर डिनर पर बुलाया। क्या चाहती हैं आप? मेरे जाने से क्या होता है? उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ? रेखा ने इसके बाद मीडिया से जो कहा वो कुछ इस तरह से था। जया जी ने मुझे डिनर पर बुलाया और इस दौरान हमने लगभग हर मुद्दे पर बात की, सिवाय अमिताभ के। लेकिन जब मैं वहाँ से जाने लगी तो जया जी ने मुझसे साफ साफ कह दिया कि मैं अमित को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। ये सब क्यों हो गया? रेखा को अंदाजा हो गया कि अमिताभ कभी उनके नहीं हो सकते। इसके बाद कहा यह भी जाता है कि जया ने रेखा और अमिताभ को उनकी मिलने की सीक्रेट जगह पर भी पकड़ा। सब खामोश है। साथ ही जया ये भी कहती पाई गई, अगर अमित मुझे धोखा दे रहे हैं तो एक दिन उनका ज़मीर जागेगा और वो सही राह पर लौटेंगे। मैं आ गया हूं, आया हूं तो सारी दीवारें तोड़कर आया हूं। अपने अतीत की, अपने प्यार की, अपने समझौतों की। मुझे विश्वास था आप जरूर आएंगे। अब इसके बाद सिर्फ एक बात याद रखना, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूं। जया के अल्फाज सही साबित हुए। न सिर्फ अमिताभ जया के पास लौटे, बल्कि फिल्म सिलसिला के बाद अमिताभ और रेखा की फिल्मी जोड़ी का सिलसिला भी थम गया। दोनों फिर कभी एक साथ फिल्मों में नहीं आए। है तन्हाई जो गुजरे हम पे वो कम है, तुम्हारे हम का मौसम। हालात बदले, जिंदगी की तस्वीर बदली। रेखा और जया एक बार फिर 30 साल बाद आमने सामने थे, लेकिन इस बार तमाम गिले शिकवे भुलाकर जया ने रेखा को गले से लगा लिया। लेकिन अमिताभ की जिंदगी के सफर में कई ऐसे मोड़ आए जो अपने साथ बीते दिनों की किताब भी लेकर आए। लगा कि दूर कहीं हालात के झरोखे से एक आवाज गूंज रही है, तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं,
गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। लेकिन अभी बचा है आपको ये बताना कि किसने लगाया था अमिताभ पर कत्ल करने की साजिश का इल्जाम। कौन थी वो जिसने लगाया अमिताभ बच्चन पर कत्ल की साजिश का इल्जाम, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और दास्तान। जया से मुलाकात के बाद भी रेखा और अमिताभ की गुपचुप मुलाकात जारी थी, और इस मुलाकात में जो मदद कर रही थी उसने ही अमिताभ को रेखा से छीनना शुरू कर दिया। दुनिया की नजरों से दूर रेखा और अमिताभ अब भी एक दूसरे के बेहद करीब थे। स्टार डस्ट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पर्दे पर तो उनकी फिल्में नहीं आ रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे रिश्तों में और ज्यादा कशिश थी। लेकिन गुपचुप मुलाकातों के लिए रेखा अमिताभ को चाहिए था एक ऐसा राजदार जो उनके पैगाम एक दूसरे तक पहुंचा सके, बेहद खामोशी से उनके मिलने की जगह तय कर सके। और इस काम को अंजाम दिया रेखा की जिगरी दोस्त श्रीदेवी ने। स्टार डस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक रेखा को इस बात का इल्म नहीं था कि उनके रंग में डूबी श्रीदेवी उनके हर अंदाज को ही नहीं बल्कि उनसे जुड़ी हर चीज को हासिल करना चाह रही थी। उनकी निगाहें अमिताभ बच्चन पर भी थी और श्रीदेवी ने रेखा की ही अदाओं के दम पर आहिस्ता आहिस्ता अमिताभ से इश्क के ताने बाने बुनना शुरू कर दिया। 1986 में छपे स्टार डस्ट के एक एडिशन में लिखा गया है कि जब रेखा से मिलने अमिताभ उनके घर पर जाया करते थे तो उस वक्त वहां अक्सर श्रीदेवी भी उनसे मिलती थी। अमिताभ मजाक ही मजाक में श्रीदेवी की खूबसूरती की तारीफ करते थे। रेखा को कतई अंदाजा नहीं हुआ कि ये मजाक कब सच हुआ और श्रीदेवी और अमिताभ एक दूसरे के करीब पहुंच गए। अच्छा, तो ये सारी कारस्तानी आपकी थी? क्या करें, आपकी नजरें इनायत पाने के लिए ऐसी कारस्तानी करनी पड़ती है। एक तो जया से मुलाकात के बाद जाहिर हो गया था कि रेखा अमिताभ को हासिल नहीं कर पाएंगी, तो दूसरी तरफ श्रीदेवी की तरफ खींचकर अमिताभ ने भी ये इशारा कर दिया था कि रेखा के लिए वो खुद कितने संजीदा हैं। सारे बदन में जहर चढ़ गया, बिच्छू लड़ गया, बिच्छू लड़ गया। वैसे रेखा ने कोई भी कोशिश छोड़ी नहीं जिससे वो अमिताभ को हासिल कर सके। जेसिका हाइंस की किताब बिग बी में जेसिका से बातचीत के दौरान स्टार डस्ट के मालिक नारी हीरा ने कहा है, फिल्म ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग के दौरान रेखा ने जीनत और अमिताभ के इश्क की अफवाह भी फैलाई ताकि जया इस चर्चा की वजह से अमिताभ को छोड़ दे और रेखा अमित की जिंदगी में एंट्री कर ले। हालांकि स्टार डस्ट की इस थ्योरी को किसी ने आसानी से नहीं माना और न ही इस तरह की अफवाहें तोड़ सकी रिश्ता अमिताभ जया का। लेकिन अभी बचा है आपको ये बताना कि किसने लगाया था अमिताभ पर कत्ल करने की साजिश का इल्जाम। तमाम स्कैंडल से बड़े स्कैंडल पर से पर्दा उठाने का वक्त बस अब आ ही रहा है। अमिताभ और उसके बीच पर्दे की केमिस्ट्री इशारा करने लगी असल जिंदगी के स्कैंडल की तरफ। लोग तो उनके बीच इश्क ढूंढ रहे थे, लेकिन जमाने के सामने आया स्कैंडल, बिग बी का बिग स्कैंडल। उसने अमिताभ पर कत्ल की साजिश का इल्जाम लगा दिया। फिर क्या हुआ? इसको खलास करने का है। एक लम्बू है, उसको खलास कर देने का है। अब वक्त आ गया है आपको उस हीरोइन का नाम बताने का
जिसने अमिताभ पर कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया। सुनिए, मैं मां बनने वाली हूँ, तुम्हारे बच्चे की मां। जी हां, ये परवीन बाबी ही थीं जिन्होंने अमिताभ पर आरोप लगाया था कि वो उनको अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी जैसे CIA, मोसाद, FBI की मदद से जान से मरवाना चाहते हैं। अगर तुमने नहीं बताया तो तुम कितनी तकलीफ से मरोगी। 1983 में जुलाई के महीने में परवीन बाबी ने हिंदुस्तान और फिल्में अचानक छोड़ दी। 1989 में जब वो 6 साल बाद मुंबई लौटी तो मोटापे और दिमागी बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया से जूझ रही थी। इस बीमारी में इंसान हकीकत और अपनी सोच के बीच ठीक से तालमेल नहीं बैठा पाता। मेरी ओर से कोई बात करने वाला नहीं था। इसी दिमागी हालत में परवीन बाबी ने 1989 में एक फिल्म मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा, अमिताभ बच्चन मेरी जिंदगी खत्म करना चाहते हैं। उनके बदमाश मुझे किडनैप करके एक टापू पर ले गए और वहां सर्जरी करके मेरे कान के पास एक ट्रांसमीटर चिप भी लगाई गई। मैं आपसे अपनी जान की चंद दिनों के लिए भीख मांग रही हूँ। लेकिन ये क्या, परवीन बाबी इस वक्त ऐसा कुछ और कह गईं जिसकी वजह से अमिताभ पर लगाए गए उनके आरोपों को लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। मैं जानती हूँ आप मेरी किसी भी बात का यकीन नहीं करेंगे। दरअसल अमिताभ के साथ साथ परवीन बाबी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन पर भी हत्या की साजिश का इल्जाम लगा दिया था। लेकिन अब आप देखिए अमिताभ का अंदाज। क्या कहा अमिताभ ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद परवीन बाबी के बारे में। अमिताभ ने बावजूद तमाम आरोपों के हमेशा परवीन बाबी की तारीफ ही की। अमिताभ ने एक फिल्म मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा, परवीन अपना काम बेहद सधे तरीके से करती थी। 1983 में मैं ही उनको अपने साथ उनके पहले लाइव शो पर लेकर गया था। इसके बाद वो अचानक जाने क्यों गायब हो गई। उनके हालात के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा। उनकी बीमारी कुछ ऐसी थी कि वो जाने क्यों लोगों से डरने लगी और अलग थलग रहने लगी। एहसास यही होता था कि जितना हम उनके करीब जाने की कोशिश करते थे उतनी उनको तकलीफ होती थी। अमिताभ बच्चन ने तो अपने आप को परवीन बाबी से अलग कर लिया, लेकिन परवीन बाबी कभी उनको अपने ख्यालों से जुदा नहीं कर पाई। बेवजह अमिताभ की बुराई भी करती नजर आती थी। The biggest joke you have ever heard? I thought the biggest joke of the millennium was Amitabh Bachchan being nominated the star of the millennium, superseding Mr. Marlon Brando, Mr. Elvis Presley, Sir Laurence Olivier, Sir Alec Guinness, Michael Jackson. आखिर परवीन इस कदर अमिताभ की बुराई क्यों कर रही थी? इसके पहले कि इस सवाल का जवाब मिल पाता, परवीन बाबी ने प्रिंस चार्ल्स पर भी अपने कत्ल किए जाने की साजिश का इल्जाम लगाकर दुनिया को ये बता दिया कि उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। और इसी के साथ ये बात भी साबित हो गई कि अमिताभ पर लगाए उनके तमाम इल्जाम बेबुनियाद हैं। अमिताभ के बारे में वो जो कुछ भी कह रही हैं उसमें कुछ भी हकीकत नहीं है। और एक दिन अपनी इसी उधेड़बुन के साथ वो अलविदा कह गईं दुनिया को। वो तन्हा रहा करती थी और कब खामोशी से मौत ने उनको गले लगा लिया इसका पता भी उनकी मौत के 3 दिन बाद दुनिया को हुआ। अक्सर दास्तानें यूं भी जोड़ दी जाती हैं बड़े पर्दे की बड़ी हस्तियों के साथ। पर्दे का शहंशाह भी न बच सका स्कैंडल के इस दस्तूर से।